नमस्कार, स्वागत है आपका रील न्यूज़ मीडिया में। हमारे साथ है जय हो फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अफरोज मलिक जी, जो अपने बेबाक बोल और बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सर, स्वागत है आपका रील न्यूज़ मीडिया में। धन्यवाद। आपको अगर बड़े पैमाने में अगर लोग पहचान है तो वो है आम आदमी पार्टी। सर, क्या कारण था कि आपने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के आपने इस्तीफा दिया, और जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में भी जुड़े हुए उनका ये सवाल है। आम आदमी पार्टी से मेरा इस्तीफा देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मुझे सिखाया था कि हक बात को अपनी उठाना चाहिए और अपने उस बातों को सामने लाने के लिए किसी भी मुसीबत का, किसी भी तकलीफ का सामना करने से नहीं हिचकिना चाहिए। उसी के जो आम आदमी पार्टी का जो तरीका है, उसी अंदाज में मैंने इस्तीफा दिया। जिस तरह आम आदमी पार्टी दूसरों के मुद्दों को उठाती थी, उस तरह हमने आम आदमी पार्टी के अंदर के मुद्दों को उठाया और हमने अपने मुद्दों को केजरीवाल जी से मिलकर भी सॉल्व करने की कोशिश की। हमने अपना और भी जो बड़े नेता कहे जाते हैं आम आदमी पार्टी में, उनसे भी जाके मिलके प्रशांत भूषण जी से भी मिलके कोशिश की अपनी बातों को रखने की। मगर हमें लगा कि उस वक्त केजरीवाल को दिल्ली से ज़्यादा और कोई चीज़ से मोहब्बत नहीं थी और उन्होंने पूरे देश को बेसहारा छोड़ दिया। सर, तब हमने देखा कि आपकी टीम को लेके अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की जी, क्या बात हुआ था आपका अरविंद केजरीवाल के? अरविंद केजरीवाल जी उस वक्त हमसे ये कह रहे थे कि हमको फिलहाल दिल्ली पे कंसंट्रेट करना है, आप लोग जाइए अपने घर पे और वहाँ पे अपना जो भी आपका वो मैटर हो उसको वहाँ पे ठंडा रखिए, जब दिल्ली के इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। और मैंने जब उनसे कहा कि अपना मेनका गांधी जी एक स्वराज अभियान करके स्वराज मंच बनाकर एक पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश करे, तो उन्होंने बताया कि मैं खुद जानता हूं कि पार्टी को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मगर उस बारे में उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली का इलेक्शन मुझे फिलहाल दिखता है, उसके अलावा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो अभी जय हो फाउंडेशन बड़े पैमाने में काम करती है, अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन आप कर रहे हो, क्या संकल्प है आपका? क्योंकि आपने राजनीति को असाइड कर दिया, बाजू में कर दिया, अभी क्या संकल्प? हम सिर्फ जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे अधिकार क्या हैं और हम अपने अधिकार लेने के लिए जहां तक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और हम कभी धरना नहीं देंगे। हमारी पार्टी ने हमारी जो एनजीओ ने तय किया है, हम कोई रिलीजियस प्रोग्राम ना करेंगे और हम कोई धरना नहीं देंगे, मगर हम अपनी लड़ाई, हक की लड़ाई हमेशा कानून कोर्ट में लड़ेंगे और गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है उसके खिलाफ लड़ेंगे। और अगर हमें कोर्ट जाना पड़ा तो हम खुलेआम कोर्ट जाएंगे और हमने कई मुद्दों पर कोर्ट का भी रास्ता अपनाया है और आगे भी हम अपनाते रहेंगे। और फिर ये हमने देखा है काफ़ी सारी मीडिया में आप बाइट्स देते हो, शेयर में देते हो, अगर कोई बड़ी चीज़ होती है आप उस पर कमेंट करते हो। क्या आपके अनुसार व्यवस्था बदलना चाहिए? भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है वो बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। लोगों को इंसाफ में इतनी देरी हो जाती है कि लोग इंसाफ से नाउम्मीद हो जाते हैं। और जिस तरह पॉलिटिशियन ने पिछले आज़ादी के 70 सालों में जिस तरह पॉलिटिशियन ने अपनी ताकत को बढ़ाया और जनता की ताकत को कमज़ोर किया है, ये हमारे देश के जो इंडिपेंडेंस है उसके लिए खतरा है। लोग जुडिशरी पे से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, मगर आज भी मुझे इस बात का फख्र है कि बहुत से बड़े बड़े फैसले जुडिशरी ने लिया है और हमें आज भी उस पर उम्मीद है। मगर जनता की जुडिशरी अपना हक पाना इतना महंगा हो गया और इतनी उसमें तकलीफें होती, इतना टाइम लगता है कि मुझे लगता है कि किसी भी मुकदमे को जल्द से जल्द चला के उसका फैसला होना चाहिए और मुजरिमों को उसके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। और जो नेता हैं उन्होंने उसमें इतने लूप होल पैदा कर दिए हैं कि वो हमेशा उससे बच निकलते हैं। बात ये कि आप चाहते हो कि व्यवस्था बदले, अब आम आदमी पार्टी में थे तो व्यवस्था बदले केंद्र में भी और स्टेट में भी। स्टेट की बात नहीं, मैं तो व्यवस्था बदलने का वो बोलता हूँ कि ग्राउंड लेवल से व्यवस्था बदले, छोटे से मोची से लेके प्रधानमंत्री तक उस व्यवस्था में आए। मगर इस देश का जो न्याय और जिस तरह का जो कानून जो पालन करने का जो तरीका है, तो एक बड़े लोग के लिए अलग कानून है और छोटों के लिए अलग है। सर, ये आपको भी पता है कि जब तक आप सरकार नहीं बनती आपकी, आप तब तक पार्लियामेंट में नहीं जाते हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसी सवाल से एक सवाल उठता है कि आप चुनाव लड़ोगे? क्यों, अगर ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, मगर हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि जनता को अवेयर किया जाए, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए। जो कानून बनते हैं और जनता को बताए नहीं जाते, अभी फूड फॉर सिक्योरिटी बिल जो कानून बना कांग्रेस के दौर में, उस पर इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो अनाज राशनिंग अथॉरिटीज थी, वो जो अनाज बांट रही थी, वो अनाज बांटना बंद है करीबन 1.5 साल से। उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं, कानून बन जाते हैं, अवेयरनेस कुछ नहीं। और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ लोगों को ये बताते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, जो आपको एक देश में मिला हुआ है वो राइट्स क्या है, उसका राइट्स पे ही हमारा जो सारा एनजीओ काम करता है वो फंडामेंटल, हमारा एक ही इशू है, फंडामेंटल राइट्स। और फिर हमने देखा कि आप मेरा ताई के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन में थे, क्यों आपने समर्थन दिया नर्मदा? क्योंकि जो गुजरात की सरकार है भाजपा की, विद अगेंस्ट में
मेधा ताई के, क्या कारण था कि आपने मेधा ताई को सपोर्ट किया? देखिए, हिंदुस्तान में कानून है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। जहाँ भी कानून का उल्लंघन होगा हम लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे। हम लोग ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भी धरना दिया है, हमने बेटी बचाओ और घर बचाओ घर बनाओ पे भी धरना दिया है, हमने कम्युनल हार्मोनी के लिए भी धरना दिया है। मगर हमने नर्मदा बचाओ का मुद्दा इसलिए लिया कि आप अगर उस ग्राउंड में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जीता जागता दुनिया का जैसे जो एक बहुत सुंदर और एक बहुत उपजाऊ जमीन को डुबाया जा रहा है, और डुबाया जा रहा है, इससे एतराज नहीं है। मगर उनको जो इनकी ज़मीनें जा रही है उनका कंपनसेशन दिया जाए, उनको बेहतर से बेहतर मुआवजे दिए जाए। मुआवजा लेने के लिए आज जो पिछले जो प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें अभी तक मुआवजा नहीं मिला, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ला के 17 मीटर का वापस से हाइट बढ़ाया है। 17 मीटर हाइट बढ़ाने से 51 फीट हाइट बढ़, 17 मीटर का मतलब 51 फीट हाइट बढ़ने से मुझे ऐसा लगता है 2 जिले डूब जाएंगे, 2 जिले में रहने वाले बेघर हो जाएंगे। तो उनको पहले उनका मुआवजा दिया जाए, फिर हाइट बढ़ाई जाए। मगर सरकार जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसी दिन से वहाँ काम चालू हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के अंदर वापस 17 हाइट जो उनका हाइट पूरा बढ़ाने का मुद्दा था पूरा हो जाएगा, और वापस से लोग बेआसरा कोर्टों में और डीएम ऑफिस के किनारे बाहर घूमते रहेंगे, और गरीब अपने अधिकार की मांग करते करते मर जाएगा। और मेधा ताई पाटकर ने अपनी पूरी जिंदगी दी है। अगर हम उनकी ज़िंदगी देखें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 38 साल ऐसे दिए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मेधा ताई पाटकर कोई गरीब कम्युनिटी थे, उनके दिल में गरीबों का दर्द था, इसीलिए उन्होंने अपने इतना चेंबूर में इतने पॉश कॉलोनी में रहने के बाद भी उन्होंने गरीबों के साथ में उसी जहाँ वो जाती हैं जो वहाँ का गरीब खाता है वही खाती हैं, जो वहाँ का गरीब पानी पीता है वही पीती हैं। उनके विचार उनके साथ में रह के ऐसा लगता है कि हम आज भी कोई इंसानियत तो जिंदा है दुनिया में। वरना आज का जो हालात हैं और जो इस तरह पॉलिटिक्स में लोगों को धोखा दिया जा रहा है, मुझे लगता है कुछ खास पॉलिटिशियन लोगों को ठग रहे हैं, और इसके जो ठगने की ये व्यवस्था है उसके खिलाफ हमारा नर्मदा बचाओ को है। और फिर हमने देखा कि आप एक जे फाउंडेशन ये एक महाराष्ट्र में हर जगह पहुंच रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े सोशल एक्टिविस्ट हो। आपके अनुसार जो हाल जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कर्फ्यू लग रहा है, 70 दिन हो चुके लगभग, जो हमारी सरकार कर रही है, जो नीति वो अपना रही है, क्या सही है? बिल्कुल सरकार की लचर नीति है। सरकार की सबसे ज़्यादा की लचर नीति इससे साबित हो रही है कि लगातार जो अलगाववादी नेता है उन पर दबाव बना रहे हैं, और वो दबाव में आ रही है। मैं कहता हूँ कि सरकारों को अपने देश के लिए अपनी जो पार्टी लाइन से हटकर देश की जो मान सम्मान, देश की मर्यादा के लिए लड़ना चाहिए। आज का आप देखेंगे इंसिडेंट, 17 हमारे सैनिक मार दिए गए, और सरकार आज भी सिर्फ डायलॉग पे अमल कर रही है। सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। क्या होता है कि आज का जो माहौल है, पाकिस्तान को हमने काफ़ी दिनों से, लगभग हम 45 साल से पाकिस्तान को लगातार बात डायलॉग्स कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, मगर नहीं मानने को तैयार है। तो हमको भी उसको एक बार एक्शन दिखाना चाहिए। और बिना हिंदुस्तान की शायद सभ्यता रही हो या हिंदुस्तान का मिजाज रहा हो कि हम किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करते, या बिल्कुल अच्छा है, मैं उसे आक्रामक नहीं हो करना चाहता, मगर कभी कभी हालात और सिचुएशन ऐसे बन जाते हैं कि हमको भी अपना कुछ दिखाना पड़ता है, कि आपको ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ डायलॉग मारेंगे और आप लगातार हमारे सैनिकों का, हमारी जनता का, हमारे लोगों का खून कत्ल करते रहेंगे और हम लोग बर्दाश्त करेंगे। और फिर हमने देखा है कि जो मोहन भगत है, योगी आदित्यनाथ है, साधी प्राची है, वे क्या करते हैं, वे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वे जो दलित समाज है और मुस्लिम कम्युनिटी है उनको घेरने की कोशिश करें। क्या आपको लगता है इस सेक्युलर भारत में कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता हावी हो रही है? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे इस बात का प्राउड है और मुझे फख्र है अपने देश पर कि इतना इन्होंने प्रचार किया, इतना इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया बीजेपी को लाने के लिए और मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि देश ने इतना प्रचार, इतना कभी पैसा खर्चा नहीं किया। मगर मुझे बात जब आंकड़े पे नजर जाती है तो मैं देखता हूँ कि उनको जिन्होंने इतनी मेजोरिटी सरकार बनाई उनको वोट परसेंटेज 31% मिला। इसका मतलब ये है कि 31% ही लोग उनकी विचारधारा को मानते हैं। मगर मैं इसके आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ कि 31% लोग उनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोगों ने डेवलपमेंट का सपना देख के उनके साथ, कई हमारे साथी जिन्होंने भाजपा को वोट दिया और हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं, मगर उन्होंने भाजपा के कट्टर हिंदुत्व के रवैये पे वोट नहीं दिया। उन्होंने भाजपा को वोट दिया है डेवलपमेंट के लिए, भारत के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है।
मगर जिस तरह नरेंद्र मोदी जी और जो आपने जिन नेताओं का नाम लिया उन्होंने भारत की छवि सारे दुनिया में खराब की है, जो हमारी एक सेकुलर इमेज है वो जो खराब की है, उसके लिए मुझे लगता है कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी जी खामोश रहकर मुझे ऐसा लगता है अपनी रजामंदी उस पर जाहिर करते हैं। ओके, मुंबई में तो आप भी एक चेहरा हो मुस्लिम कम्युनिटी का, जो काम ओवैसी भाई कर रहे हैं, एक जहर फैलाना पूरे समाज में, क्या ठीक है? देखिए, जहर फैलाने की आप ओवैसी भाई के मैं बिल्कुल विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि देश की हमेशा राजनीति सेकुलर रही है और सेकुलर रहना चाहिए। मुसलमान बेसिकली सेकुलर है। अगर वो मुसलमान सेकुलर ना होता तो मुस्लिम लीग को छोड़कर वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, एनडी, सारे जो हिंदुस्तान में सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं सबके साथ में जुड़ा रहता है। बीएसपी, कभी आरपीआई, वो उसने हर पार्टी के साथ मुसलमान जुड़ा, मगर उसने कभी मुस्लिम लीग के साथ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मुसलमान की विचारधारा सेकुलर है, मगर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस तरह के भाषण देते हैं, इस तरह की बयानबाजी देते हैं, जिसको दिखाकर जो मेजोरिटी के लोग हैं वो बार बार दिखाते हैं कि देखो ओवैसी ब्रदर्स ऐसा बोल रहे हैं, ओवैसी ब्रदर्स ऐसा बोल रहे हैं, ओवैसी ब्रदर्स ऐसा बोल रहे हैं। लगातार वो जनता को दिखाकर गुमराह करते हैं कि देखो तुम्हारे खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। मैं कहता हूं उन्होंने बिहार में इलेक्शन लड़ा, हर सीट पर उनकी जमानत हुई। उन्होंने महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा, 2 एमएलए जीत गए, और हम लोग 14% हैं, मगर एमएलए सीट मुसलमान 2 जीतता है। इसका मतलब यह है कि पूरे मुसलमान ओवैसी ब्रदर्स का मानसिकता को सपोर्ट नहीं करते। अगर कर रहे होते तो हम 12% सीटों पर काबिज होते। देखो नसीम खान, उनसे ज्यादा हमारे कांग्रेस में रहकर मुसलमान इलेक्शन जीते हुए हैं। नसीम खान, अमीन पटेल, जो भी समाजवादी से अबू आसिम आजमी। तो क्या आप ये कहेंगे कि ओवैसी ब्रदर्स के मुसलमानों की मजबूरी है? मुसलमान को भी ऐसा लगता है कि अब जैसे जिस तरह आपने साध्वी प्राची, योगी आदित्यनाथ जी का बात किया, आपने और भी जो विनय कटियार जैसे लोग हैं जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो उनका जो बोलना है, जिस तरह इधर ये दिखाया जाता है इनको कि देखो ओवैसी ब्रदर्स ऐसा बोल रहे हैं, तुम जमा हो, उसी तरह मुसलमानों की वो दिखाया जाता है कि देखो उस तरह परवीन तोगड़िया इस तरह बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इस तरह बोल रहे हैं, तो तुम भी जमा हो। तो कुछ लोग हैं जो इसको मानते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को सेकुलर सियासत की जरूरत है और सेकुलर सियासत में हिंदुस्तान का भला है। आज हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल सेकुलर सियासत के अगर ना पक्षधर होती तो उसको 69% वोट ना मिलता। ओके, ऑफिस जय हो फाउंडेशन के बारे में हमें थोड़ा बताइए, हमारी जो व्यूअर्स हैं उनका बताइए कि जय हो फाउंडेशन क्या है और क्या क्या काम आप कर रहे हैं। जय हो फाउंडेशन के हमारे जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर हम लोग कानून की कोई भी हम मूवमेंट चलाते हैं वो कानून के हिसाब से, और हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है कि हम जनता को 10-10, 20-20 के लोगों बीच में जाते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि आपके अधिकार ये है, आपका कॉर्पोरेटर ये करना चाहिए, आपका एमएलए ये करना चाहिए, आपका एमपी ये करता है। आज मुझे तो ऐसा बड़ा अफसोस होता है कि कहीं जाकर हम लोग देखते हैं तो लोग ना एमपी से उम्मीद करते हैं कि कचरा उठाएगा, जबकि वो उम्मीद हमें कॉर्पोरेटर से करना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में हर गवर्नमेंट के में अपॉइंटेड जो पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं उनका अलग अलग काम है। एमपी एक कानून बनाता है, एमएलए छोटे स्टेट लेवल में कोई कानून की बात करता है, कॉर्पोरेटर गटर और कचरे की बात करता है। तो हमें अवेयर करना चाहिए कि आपका कॉर्पोरेटर क्या आपके लिए करे, जो उसका काम है। मगर आज जनता को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, वो समझ ही नहीं पाती है कि मुझे कहाँ जाना है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और जिसको हम नगर सेवक चुनते हैं वो भी हमें उन 5 सालों तक गुमराह करके रखता है अपनी वो शादी में और अपने ग्राउंड +1 इलीगल कंस्ट्रक्शन में, और इसी तरह में लगाए रखता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जनता को अवेयर करने की। और हम लोग सबसे हमारा जो मुख्य वो है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आपको जनता को अवेयर करें। और हम लोग बहुत बड़े प्रोग्राम तो नहीं कर रहे हैं फिलहाल, मगर छोटे छोटे लोगों से, जैसे 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 लोगों के, उसमें महिलाओं को जोड़ कर कि महिलाओं के क्या अधिकार है, किस तरह महिलाओं को, जिस तरह कभी कभी मुंबई में सामने आता है पुलिस की बर्बरता, तो हम लोग महिलाओं को भी अवेयर कर रहे हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, आपके किस तरह पुलिस को 7 बजे के बाद आपके घर पे आके स्टेटमेंट FIR लेना चाहिए, किस तरह आपको अगर कोई आपकी शिकायत है तो आप वो फ़ोन करें तो कितने मिनट में पुलिस को पहुंचना चाहिए। इस तरह से मैनुअल हमारे पास है और हम लगातार उस मैनुअल को लोगों को दिखा के समझाते रहते हैं कि आर्टिकल नंबर ये कहता है, आर्टिकल नंबर ये कहता है, आपके जीने के अधिकार है, आपकी दवा के ये अधिकार है, आपके रहने के अधिकार है, आपका बिजली का अधिकार है। तो उसके लिए उसको अवेयर करने में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह लोग अवेयर हो रहे हैं तो उसको देख के खुशी होती है कि लोगों को कम से कम ये पता चले कि उनके अधिकार क्या हैं।
तो हम लोग ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स पे, और जो कानून में अगर कोई फैसला लेती है सरकार और उसमें कोई पब्लिक के खिलाफ कोई हो, महाराष्ट्र में जिस तरह से ये फैसला लिया जाता है कि हमेशा मराठी और गैर मराठी का मुद्दा उठाया जाता है, कुछ पार्टियां हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी अवेयर करते हैं कि वो मराठी बोलने से कुछ नहीं हो सकता, कानून में उसका प्रावधान ही नहीं है। हिंदुस्तान में हर भाषा बोलने का अधिकार है, कोई वो तो सिर्फ वो अपनी गुंडागर्दी और अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। ऑफिसर, क्या आपकी जो पूर्व पार्टी के दोस्त हैं प्रदीप मेनन जी दमने से कभी बात होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अभी ईद के मौके पर, दिवाली के मौके पर, और भी मैंने तो प्रीति मेनन जी को बहन बोला है, अंजलि दमानी जी को बहन बोला है, तो मैं हमेशा उस बहन के रिश्ते के नाते बातें होती रहती है। और ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, मैं तो मेनका गांधी जी से भी बात करता हूँ ज़रूरत पड़ने। मेरा एनजीओ का ओपनिंग सेरेमनी था, उसमें मैंने मेनका गांधी जी को इनवाइट किया था मैंने। और मेरे विचारों की लड़ाई है, मेरी कोई पर्सनल किसी से लड़ाई नहीं। और मेरे जो एक्सपीरियंस रहे बेस्ट रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने मुझे बहुत सारे जो वॉलेंटियर जो घरों में बैठे हुए थे उसको बाहर निकाल के हमारा काम आसान किया है। फिर आखिर में चुनाव आने के, पता नहीं कि आप लड़ोगे नहीं लड़ोगे, हम चाहते कि आप लड़े और जेयो फाउंडेशन और तरक्की करें, बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में पहुँचे। 2 शब्द हमारी व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे आप? बात इलेक्शन लड़ना नहीं है। इलेक्शन अगर मैं खुद लड़ूं तो मैं अब खुद लड़ता रहूँगा। मैं चाहता हूं कि जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं, जो भले से आज सियासत में पैसे की बहुत ज़रूरत है, और जो गरीब लोग हैं, जैसे हमने जो फिरोज़ पालखीवाला जी को इलेक्शन लड़ाया था, जब हमारे तमाम साथियों ने, हमने बहुत कम पैसा खर्चा किया था, मगर हम थर्ड रहे, 34,600 वोट हमने लिया। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि हम इलेक्शन लड़े ना लड़े, मगर अपने साथियों को इलेक्शन लड़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इलेक्शन लड़ाएं और ताकत से लड़ाएं, और जनता में ये साबित कर दें कि ईमानदारी से भी इलेक्शन लड़ के वोट पाया जाता है। जीत हार हमारा मुद्दा नहीं। हम जब हमसे लोग पूछते थे कि आप लोग 400 सीट से ज़्यादा लड़ रहे हो तो आप लोग क्यों लड़ रहे हो, आप सेफ सीट ढूंढ के लड़ लेते, जिस तरह मोदी जी सेफ सीट ढूंढ रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल भी और 7 लोग दिल्ली में लड़ लेते, और अंजलि दमानिया जी नॉर्थ सेंट्रल में लड़ लेती थे, 2-3 मेट्रो सिटीज़ में लड़ लेते। तो हम हमेशा कहते थे कि हमारी जो लड़ाई है वो सीट की नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम सिर्फ सारे देश में देखना चाहते हैं कितने लोग भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ हैं, और हमने अच्छा उसका हमने देखा कि अच्छे खासे लोगों की तादाद भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ओके, जैसे 2 शब्द हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे कि वो भी जेयो फाउंडेशन में जुड़े और काम करें? बिल्कुल, जेयो फाउंडेशन में का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सारे व्यूअर्स से उम्मीद करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमसे जुड़ें और हमें कुछ सिखाएं और खुद सीखें, और जो व्यवस्था है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और बेहतर से बेहतर ढंग से हम लोग एक कानूनी तरीके से आवाज़ उठाकर, हमें लगता है इस शहर को, इस देश को, इस राज्य को हम लोग बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे विचारों से सहमत होंगे और बिल्कुल जुड़ेंगे।